हमारे आज के टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से जो कॉमन इश्यूज पैदा होते हैं या प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जिस डिसऑर्डर का जिक्र करेंगे वो है डायरिया। देखिए, डायरिया में ये होता है कि जो फीसिस होते हैं या वेस्ट होता है या जिसको हम स्टूल्स भी कहते हैं वो वाटरी से होते हैं, वो सॉलिडिफाई नहीं होते हैं और वो बार बार जो है वो आ रहे होते हैं। अब डायरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी वजह से इंसान में डिहाइड्रेशन पैदा हो जाती है, यानी कि पानी की कमी पैदा हो जाती है, क्योंकि फीसिस के साथ या स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से निकल रहा होता है। और ये प्रॉब्लम ख़ास तौर पे बहुत सीवियर होता है बच्चों के अंदर और बड़ी उम्र के अफराद में। अब डायरिया के साइंस और सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि डायरिया की अलामात क्या होती हैं। एक बात तो ये होती है कि डायरिया के अंदर पेट में दर्द होती है या क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स का मतलब होता है वक्फे वक्फे से दर्द होती है, ब्लॉटिंग होती है, ऐसे लगता है कि पेट जो है वो फूला हुआ है, बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है या डिहाइड्रेशन होती है जिससे इंसान को प्यास लगती है, बार बार मुंह खुश्क हो रहा होता है और जो यूरिन होता है वो डार्कर हो जाता है, यानी कि डार्क कलर का, क्योंकि जाहिर है स्टूल्स के ज़रिए पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो फिर यूरिन थोड़ा सा कंसंट्रेटेड किस्म का हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है। अब डायरिया की वजूहात क्या हैं या कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, डायरिया की एक वजह इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है या कोई पैरासाइट भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ख़ास किस्म की फूड से एलर्जी होती है, तो जब भी वो फूड वो इंटेक कर लेते हैं तो उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम अराइज होती है। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी या किसी प्रॉब्लम की वजह से भी बॉडी जो है वो अफेक्टेड होती है, जिसके नतीजे में ये प्रॉब्लम अराइज होता है। बहुत कॉमन वजह है मेडिसिन्स, ठीक है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट जो है वो होता है कि जिसके नतीजे में डायरिया पैदा होता है। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या अद्वियात के पीछे लिखा हुआ बाकायदा होता है कि इस बीमारी का ये साइड इफ़ेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे डायरिया के ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि पेशेंट को या मरीज़ को पानी या फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है ताकि जो पानी बॉडी से लॉस हुआ है उसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। दूसरा, नमकियात के लॉस को ख़त्म करने के लिए ORS भी दिया जाता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको पानी में घोल के एक मशरूब बना लिया जाता है ताकि मरीज़ के अंदर पानी और नमकियात की कमी ना हो। इसके अलावा डायरिया के मामले में चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ होता है तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि मरीज़ को नरम ग़िज़ा जो है वो दी जाए, जैसा कि कोई दलिया या खिचड़ी या फिर केला वगैरह। इसके अलावा मरीज़ को एंटी डायरियल मेडिकेशंस या अद्वियात भी दी जा सकती हैं, जो डायरिया के ख़िलाफ़ मेडिसिन्स वगैरह अवेलेबल होती हैं कॉमनली, वो भी दी जाती हैं। और अगर कोई बहुत शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो जाए, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, बहुत सीवियर केस हो, तो उन हालात में एंटीबायोटिक्स भी मरीज़ को दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि डायरिया का प्रिवेंशन या बचाव क्या है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाइजीन को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाएं, यानी कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे अगर आपने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले आप लाजमी तौर पर अपने हाथों को धोएं। इसी तरह से अगर आप बाथरूम गए हैं तो उसके बाद भी हाथों को अच्छे तरीके से धोएं ताकि किसी भी किस्म का कोई जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल ना हो। इसी तरह से कोशिश करें कि अगर कोई खाना या पानी अच्छा नहीं है, कंटामिनेटेड है, उसमें से कोई स्मेल आ रही है या वो जायके में सही नहीं फील हो रहा, तो आप जो है इस तरह के आलूदा खाने या पानी को जो है वो अवॉइड करें, उसको इस्तेमाल ना करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आजकल के लाइफस्टाइल के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्ट्रेस ना लें, बल्कि एक नॉर्मल हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ जो है वो गुजारें ताकि बॉडी के तमाम सिस्टम्स, ख़ास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करे। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छे तरीके से काम करता है तो ये सेहत की बहुत बड़ी ज़मानत भी है। अगले डिसऑर्डर का नाम है
कॉन्स्टिपेशन। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी से जो फीसिस होते हैं या वेस्ट होता है वो एलिमिनेट नहीं हो पाता या रिमूव नहीं हो पाता। जो पर्टिकुलर टाइम पे रिमूवल होना चाहिए है वो नहीं होता है और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको रिमूव किया जाए। अब जिक्र करेंगे कॉन्स्टिपेशन के साइंस और सिम्टम्स का, यानी कि अलामात का। तो कॉन्स्टिपेशन में होता ये है कि जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि वो मूवमेंट्स जिनके ज़रिए एनस से वेस्ट रिमूव होता है, वो मुश्किल हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं, हफ्ते में 3 दफ़ा या इवन उससे भी कम हो जाता है। और जो वेस्ट होता है या स्टूल होता है वो इंतहाई ज़्यादा ड्राई होता है, इंतहाई ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि पानी की क्वांटिटी उसमें कम होती है। इस दौरान में जो है वो पेट में अजीब सी बेचैनी, डिस्टर्बेंस फील होती है, या पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ या जिसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं वो महसूस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजूहात क्या हैं। एक जनरल वजह जो होती है वो ये होती है कि जो हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं है, उसमें फाइबर्स नहीं है। ठीक है, ये फाइबर्स आमतौर पर आपको ग्रीन वेजिटेबल से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, या बॉडी के अंदर पानी की कमी है जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, यानी कि चलने फिरने की, काम काज की कमी है। एक और जो बड़ी अहम वजह होती है, जो एक आप समझ लें बुनियादी वजह ज़्यादा मानी जाती है, वो है मेडिसिन्स। डिफरेंट मेडिसिन्स जो होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसा कि ख़ास तौर पर जो पेन किलर्स होती हैं, जो हम दर्द को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम डिफरेंट सप्लीमेंट लाइक आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन का मसला पैदा होता है। और एक और कंडीशन जिसमें कैजुअल होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और डायरिया भी कैजुअली लग जाता होता है, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मरीज़ों को अक्सर जो है वो एब्डोमिनल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है और कभी कभार अचानक से डायरिया भी लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करने के लिए क्या करना चाहिए है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करने के लिए बड़े सिंपल तरीके हैं। एक ये है कि आप फाइबर का इंटेक करें। ठीक है, उसमें आप क्या लें? आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप वेजिटेबल्स जो हैं वो लें। इसके अलावा होल ग्रेन यानी कि गंदुम होती है ना, जो गंदुम के दानों से हम आटा बनाते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें। ठीक है, या आप जो रॉ ओट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर लें, यानी कि आपने होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है, अनाज का इस्तेमाल करना है। आपने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, मैदा कम से कम अपनी डाइट में रखें क्योंकि वो होल ग्रेन के ज़ुमरे में नहीं आता। इस मसले का एक हल ये भी है कि वाटर का इंटेक जो है वो बढ़ा दिया जाए, उससे इस मसले को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी लाइफस्टाइल है तो एक्सरसाइज के ज़रिए भी ये मसला जो है वो हल हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कभी भी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस के बिना मत लें। जो डॉक्टर कहता है वही मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें ताकि हर तरह के मसले से बचा जा सके। लेकिन आपने सुना होगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के लिए भी प्रिवेंशन का मेथड मौजूद है, लेकिन इस मसले से बहुत अच्छे तरीके से बचा जा सकता है। वो ऐसे जनाब कि आपकी डाइट में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए हैं, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए है, और वाटर इनटेक भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए है, जिसकी वजह से हम इन मसाइल से बच सकते हैं। अगले डिसऑर्डर का नाम है अल्सर्स। देखिए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल की जो दीवारें हैं कहीं पे भी हैं, उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई सूजन पैदा हो जाए, कोई ज़ख़म पैदा हो जाए, कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो उसको हम पेप्टिक अल्सर जो है वो कहते हैं। लेकिन अगर ये ज़ख़म, सूजन जो है वो स्टमक की दीवारों में पैदा हो जाए तो फिर हम इसको गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो कहते हैं। अच्छा, अल्सर जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्यूडिनम के अंदर भी पैदा हो सकता है। तो अगर ड्यूडिनम की दीवारें जो हैं वो सूजन का शिकार हो जाएं या जख्म का शिकार हो जाएं या किसी किस्म की इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं तो हम उसको ड्यूडिनल अल्सर जो है वो कहते हैं। अल्सर एसोफेगस या खुराक की नाली में भी हो सकता है। तो अगर एसोफेगस या खुराक की नाली में कोई जख्म, कोई इन्फेक्शन, कोई सूजन पैदा हो जाए तो उसको हम एसोफेगियल अल्सर कहते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर, यानी कि अल्सर की अलामात। तो याद रखें, इसमें एक जो कॉमन
अलामत होती है वो ये होती है कि स्टमक के अंदर पेन होती है और बर्निंग, बड़ी शदीद किस्म की जो है वो चुभती हुई पेन जो है वो इसमें मैदे के अंदर महसूस होती है। और अगर हम इसकी दूसरी अलामत की बात करें तो वो है रिगर्गिटेशन, यानी कि इसमें ये होता है कि जो खाना है वो मैदे से मुंह के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, यानी कि खाने का उल्टा बहाव होता है, बजाय ये कि वो छोटी आंत में जाए या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, वो ऑरल कैविटी या मुंह के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो आ रहा होता है तो मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा सलाइवा जो है वो पैदा हो जाता है और वो रिलीज होता है। इसके अलावा भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है भूख, तो भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होता है, वज़न कम हो जाता है और कुछ शदीद किस्म के हालात में ब्लड वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। तो एक जो कॉमन वजह मानी जाती है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से जो है वो होती है। दूसरी वजह है वो है ख़ास किस्म के अद्वियात या ड्रग्स का इस्तेमाल, जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। अच्छा, नॉन स्टीरॉयडल का मतलब है कि उसमें स्टीरॉइड्स नहीं होते हैं और आमतौर पर ये जो ड्रग्स या अद्वियात हैं वो पेशेंट जो होता है वो ज़ख़म या सूजन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है और बड़े अरसे से वो यूज़ कर रहा होता है, जिसके नतीजे में एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से मुतासिर होने लग जाते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म बहुत अरसे से ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उनका एक साइड इफ़ेक्ट अल्सर की शक्ल में भी नज़र आता है। तीसरी वजह है जी बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल। तो अल्कोहल जो है अगर उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाए तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम और याद रखिएगा लीवर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अल्सर की और वजूहात में है स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट नोशी। एक और वजह जो मानी जाती है अल्सर की वो मानी जाती है स्ट्रेस, यानी कि कोई दबाव है, कोई टेंशन है। अच्छा, ये कोई बहुत डायरेक्ट इशू नहीं होता कि ये जाके अल्सर का एलिमेंट पैदा करेगा, लेकिन इसका आप समझ लें एक किस्म का ऐसा इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का, कि ये जो पहले से मौजूद बीमारी होती है उसको ज़्यादा ख़राब कर सकता है। अब बात करेंगे अल्सर के ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की। तो जिनका एक बुनियादी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है और बैक्टीरिया की हर इन्फेक्शन का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक से होता है। तो मेडिसिन या अद्वियात के ज़रिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो है वो इलाज किया जा सकता है। तो और उस वक्त तक ये अद्वियात खानी चाहिए हैं जब तक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक खानी चाहिए हैं। इसके अलावा एंटासिड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये जो एंटासिड्स होती हैं ये भी स्टमक के मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर देती हैं। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल भी जो है वो इन हालात में बेहतर होता है। अब हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम अल्सर से बच सकें, यानी कि प्रिवेंशन को देखेंगे। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। बड़े ही सादा किस्म के बचाव के तरीक़ेकार हैं, जैसा कि पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। पेन किलर के ज़्यादा इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है। इसी तरह से स्पाइसी फूड्स जो हैं उनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जितना ज़्यादा हो उनको अवॉइड किया जाए, यानी कि उनका इस्तेमाल ना किया जाए। और एक बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल किया जाए। डाइट का मतलब है कि आपके खाने में तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही तरीके से शामिल हों, ठीक है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो। इन तरीक़ाकार पर अमल करके अल्सर से बचा जा सकता है।